नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप पे। आज मैं आपके साथ में 3 ऐसे डेटा शेयर करूंगा जो आपको कंफर्म कर देंगे, आपको ये भरोसा दिला देंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी मजबूत है और इंडियन शेयर मार्केट भी एकदम मजबूत है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पूरा देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा, जिससे कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि मार्केट का मूड और माहौल अगले हफ्ते और बजट तक और बजट के बाद में कैसा रहने वाला है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डेटा के साथ में इंडियन फॉरेक्स रिज़र्व का। फॉरेक्स रिज़र्व ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं, राइज बाई $810 मिलियन टू $653.7 बिलियन ऑन जून 25। यानी कि 21 जून को जो आरबीआई ने डेटा शेयर किया है उसके हिसाब से हमारे जो इंडिया के फॉरेक्स रिज़र्व हैं, विदेशी मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ गई है हमारी। कितना? $810 मिलियन। 1 बिलियन से कम है, लेकिन फिर भी बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से हमारी करेंसी, हमारा रुपया लो बना रहा था और डॉलर ऊपर जा रहा था, डॉलर में तेज़ी बनी हुई थी, उसके हिसाब से तो जो लग रहा था वो ये लग रहा था कि हमारे फॉरेक्स रिज़र्व इस हफ्ते भी घटकर आ सकते हैं। लेकिन थैंक्स टू आवर आरबीआई, जो बीच में हमारे इंटरवेंशन करता रहता है, इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बनाता है, जिसकी वजह से मैनेज होती है वॉलेटिलिटी डॉलर की और इंडियन रुपीस की। उसी की वजह से आप देख सकते हैं कि जैसा माहौल था कि भाई घट जाएगा हमारा फॉरेक्स रिज़र्व, वहाँ पर हमारा 1 बिलियन से हल्का सा कम बढ़कर आया है। ये बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, शानदार न्यूज़ है कि हमारे फॉरेक्स रिज़र्व में बढ़ोतरी फिर से शुरू हो चुकी है। ये एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ होती है। फॉरेक्स रिज़र्व का डेटा आरबीआई हर फ्राइडे की शाम को शेयर करता है मार्केट क्लोज़ होने के बाद में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा होता है शेयर मार्केट के लिए, निफ्टी बैंक के लिए। इससे पता चलता है कि कितनी मजबूती है इकोनॉमी में। इससे क्या होता है कि हमारे पास में जितनी विदेशी मुद्रास्फीति रहेगी, फॉरेक्स रिज़र्व रहेंगे, उससे हम इंपोर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। और कितना मैनेज कर सकते हैं? लगभग 11 महीने का हम मैनेज कर सकते हैं, अगले 11 महीने तक। यानी कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई भी ग्लोबल टेंशन आती है, तब भी हम अपने 11 महीने तक अपने इंपोर्ट्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो इससे मिलती है मार्केट को और एक देश को मजबूती, और इससे मिलता है भरोसा इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो बहुत ही शानदार न्यूज़ है दोस्तों कि हमारे फॉरेक्स रिज़र्व इस हफ्ते भी बढ़कर आए हैं। आप देख सकते हैं, इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रोज टू $653.7 बिलियन ड्यूरिंग द वीक एंडेड ऑन 21 जून। 21 जून को जो हमारा सप्ताह ख़त्म हुआ है, उसमें हमारे जो फॉरेक्स रिज़र्व हैं वो पहुंच गए हैं फिर से $653.7 बिलियन के पास में, विद द रुपीज़ हिटिंग ए रिकॉर्ड लो अगेंस्ट द डॉलर। यानी कि डॉलर के अगेंस्ट में हमारी जो इंडियन करेंसी है, हमारे रुपये ने रिकॉर्ड लो बनाया था, और इसके बावजूद भी हमारे फॉरेक्स रिज़र्व में बढ़ोतरी हुई है और हम बढ़कर पहुंच गए कितना? $653.7 बिलियन। तो ये बहुत बड़ी शानदार न्यूज़ है। इससे पहले अगर हम देखेंगे, इससे पहले हफ्ते में, इन द वीक बिफोर दैट द ओवरऑल रिजर्व्स हैड ड्रॉप्ड बाई 2.922 बिलियन। हमारे पिछले हफ्ते जो इससे पहले जो फ्राइडे आया था, उसमें जो डेटा आया था उसके हिसाब से हमारे 2.922 बिलियन हमारे घटे थे फॉरेक्स रिज़र्व में, जो कि 652
$655.895 बिलियन पे पहुंच गए थे। कहां से? $655.817 बिलियन से घटकर हम कहां पहुंच गए थे? $652.895 बिलियन पर। ये 655.817 जो फिगर है, ये हमारी ऑल टाइम हाई की फ़िगर है, यानी कि ऑल टाइम हाई से हम फिसले थे और कहाँ पहुँच गए थे? 652.895 पर। और इसके बाद में हम बढ़कर कहाँ पहुँच गए हैं? फिर से 653.7 बिलियन। कितना बढ़ने के बाद में? कितना बढ़े? 810 मिलियन डॉलर बढ़ने के बाद में। तो ये बहुत ही शानदार रिकवरी की है हमारी आरबीआई ने। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर चेंजेस इन फॉरेन करेंसी एज एसेट्स आर कॉज्ड बाय द आरबीआई इंटरवेंशन। मैंने आपको पहले बताया था कि आरबीआई के इंटरवेंशन की वजह से करेंसी एसेट में जो चेंजेस आते हैं वो इंटरवीन करता है हमारा इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि जो एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन होता है फॉरेन एसेट्स में हेल्ड इन द रिजर्व्स, उसमें जो एप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन होता है, उसकी वजह से वैल्यू में चेंजेस आता है। द आरबीआई इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स टू कर्ब एक्सेस वॉलेटिलिटी इन द रुपी। पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो रुपए की और डॉलर की वॉलेटिलिटी होती है, उसको मैनेज करने के लिए टाइम टू टाइम हमारा जो आरबीआई है, हमारी सरकार है, वो क्या करती रहती है? इंटरवीन करती रहती है, शॉर्ट पोजीशन बनाती है इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की, जिसकी वजह से हमारी जो डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होती है, उससे हमारे जो फॉरेक्स रिज़र्व होते हैं उसमें घटना बढ़ना चलता रहता है। तो जितने ज़्यादा फॉरेक्स रिज़र्व हमारे पास रहेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे देश में मजबूती रहेगी। 21 जून को आप देख सकते हैं कि जो मेजर कंपोनेंट था, कौन सा? फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिजर्व्स डिक्रीज़ हुआ था हमारा 106 मिलियन से, जो कि पहुंच गया था घटकर 574.134 बिलियन। द डेटा रिलीज्ड ऑन फ्राइडे को जो डेटा रिलीज़ हुआ था उसमें ये बताया गया है। द वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी एसेट्स include the effect of appreciation or depreciation of non-US units like euro, pound, yen held in the foreign exchange reserves। पहले ही आप सबको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे फॉर द सेम वीक द रुपी हिट ए रिकॉर्ड लो। मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो रुपया हुआ था वो क्या होता, उसने रिकॉर्ड लो बनाया था। हमारी जो करेंसी थी उसमें क्या हुआ था, बहुत तगड़ी गिरावट आई थी, रुपया हमारा लो बना रहा था और डॉलर कहाँ पहुंच गया था? 83.6650 बिलियन डॉलर पर, जिसकी वजह से क्या हुआ था, हमारी रुपए ने लो बनाया और रुपए लो लगाने की वजह से क्या हो रहा था, ये आशंका जताई जा रही थी कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व घटकर आ सकते हैं। लेकिन थैंक्स टू द पॉलिसी ऑफ आरबीआई एंड इंटरवेंशन और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, जिसकी वजह से हमारे फॉरेक्स को मैनेज किया गया और हमारे घटने की बजाय बढ़कर आए। मार्जिनली $1 बिलियन से कम है, लेकिन फिर भी बढ़ के आए, ये बहुत बड़ी बात है। हाउ आर इंडियाज अदर रिजर्व्स डूइंग? इंडिया के बाकी रिजर्व्स क्या कर रहे हैं? देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल्सो इंक्लूड इंडियाज रिजर्व स्ट्रेंथ पोजीशन इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और बाकी आप देख सकते हैं कि जो इंडिया के जो गोल्ड रिज़र्व हैं वो इंक्रीज़ हुए थे बाई $988 मिलियन टू 56.956 बिलियन डॉलर में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई है। और घटा क्या था हमारा, आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो घटा था वो घटा था, आप देख सकते हैं $106 मिलियन ये घटा था। तो इसकी वजह से हमारे जो नेट निकल के आ रहा है वो कितना हो रहा है? 891 आप देख सकते हैं यहाँ पर 810 मिलियन डॉलर हमारे जो बढ़कर आए हैं फॉरेक्स रिज़र्व। तो बहुत ही शानदार न्यूज़ है निफ्टी बैंक के लिए भी और हमारी मार्केट के लिए भी। अब ये था हमारा फॉरेक्स रिज़र्व का शानदार न्यूज़ है। पहला डेटा मैंने आपके सामने रख दिया है, बेहतरीन डेटा है और ये हमारी मार्केट को मदद करता दिखाई देगा
मंडे मार्केट को और आगे आने वाले हफ्ते में ऊपर सस्टेन करने में। अब बात करते हैं दूसरा डेटा जिसको हम कहते हैं FII DII का डेटा। तो FII DII का अगर फ्राइडे का डेटा देखें हम, तो फ्राइडे को आप देख सकते हैं कि DII ने 20,973 करोड़ की ख़रीदारी की थी, 14,315 की बिकवाली करी थी, तो नेट निकल के आया था 6658 करोड़ का। वहीं पे जो FII का डेटा निकल के आ रहा था 23 करोड़ का निकल के आ रहा था, यानी कि उन्होंने बिकवाली करी थी और DII ने ख़रीदारी करी है। तो 6600 आप देख सकते हैं यहाँ पर 33 करोड़ का आप देख सकते हैं हमारा जो नेट के आ रही है FII DII की। तो ये शानदार न्यूज़ थी, हमारे मंडे के लिए बहुत मदद करेगी मार्केट को ऊपर सस्टेन कराने में। अब मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ कि जो FII DII का ट्रेंड क्या है। तो पिछले कुछ दिनों का मैं आपको ट्रेंड दिखाऊंगा। आप 27 जून का देखिए तो 15 जो FII है परचेज करके कितने गए थे, 22 करोड़ का, और 18,508 की बिकवाली करके गए। तो नेट निकल के आ रहा था 1513 करोड़ का और 3605 करोड़ का। आप देख सकते तो उस दिन हमारा नेगेटिव था दोनों को मिलाकर। वहीं पे अगर आप देखेंगे 26 जून का देखिए FII भी पॉजिटिव थे और DII भी पॉजिटिव थे। 25 जून को देखेंगे तो हल्का सा पॉजिटिव था, लगभग आपका 500 करोड़ की ख़रीदारी करके गए थे 25 जून को। और यहाँ पर देखेंगे तो 24 जून को अगर आप देखें तब भी आप देखेंगे दोनों का अगर नेट निकाल के देखेंगे तब का 24 जून का दोनों को निकाल के देखिए तो हमारा दोनों का FII DII का डेटा पॉजिटिव आ रहा है। और 21 जून का भी देखेंगे तो दोनों का डेटा अगर आप जोड़ेंगे नेट तो क्या है, बाइंग का ही डेटा निकल के आ रहा है। वहीं पे आप देखेंगे कि 20 जून का देखेंगे तो यहाँ पे भी दोनों का डेटा देखेंगे तो क्या निकल के आ रहा है कि दोनों का डेटा बाइंग में निकल के आ रहा है। वहीं पे 19 तारीख का भी देखिए तो डेटा पॉजिटिव ही है। और आपको देखिए पिछला डेटा भी कुछ और दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए 20 जून को भी दोनों का नेट निकालेंगे तो पॉजिटिव निकल के आ रहा है। 19 जून को निकालेंगे तो भी दोनों का पॉजिटिव निकल के आ रहा है, यानी कि ख़रीदारी करके गए। 18 जून का देख लीजिए और 14 जून का देख लीजिए। इन ज़्यादातर डेटा हमारा जो क्या निकल के आ रहा है कि जो FII DII ये हैं वो क्या है, ख़रीदारी करके गए हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि अब जो है बजट की पोजीशंस FII DII ने बनानी शुरू कर दी है। इसीलिए अब मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें ख़रीदारी करनी शुरू कर दीजिए। उन सेक्टर्स में जिन सेक्टर्स में सरकार का फोकस है, जिन सेक्टर्स में बजट के अनाउंसमेंट होने वाले हैं, उन्हीं सेक्टर्स में आप क्या करिए, अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो FII DII का मैंने आपको डेटा बता दिया है, पॉजिटिव डेटा है। ये साफ इशारा कर रहा है कि अब ख़रीदारी करने का सही वक्त आ चुका है। अब देखिए डॉलर ने कहाँ क्लोजिंग दी है, आप देख सकते हैं 83.378 पे क्लोजिंग दी है, यानी कि हमारा रुपया मजबूत हो रहा है और डॉलर में गिरावट हो रही है। तो अगले हफ्ते के लिए ये शानदार न्यूज़ है। और अगर अगले हफ्ते और डॉलर में गिरावट होती है तो ये तो बहुत ही शानदार न्यूज़ बन जाएगी। और ये साफ इशारा कर रहा है कि हमारी मंडे की जो मार्केट है वो सस्टेन करेगी और ऊपर जाने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इसी तरह से डॉलर में गिरावट होती रही थी तो हमारा मार्केट ऊपर के हाई लेवल्स पे सस्टेन भी करता हुआ नज़र आएगा। वहीं पे आपको मूवमेंट दिखा देता हूँ डॉलर का। देखिए कहाँ कहाँ मूव किया है इसने, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरी डे की जो रेंज रही है 83.337 लो था और हाई कितना था 83.531, यानी कि 83.531 से लेके काफ़ी गिरावट हुई है डॉलर में और हमारा रुपया काफ़ी मजबूत हुआ है, रिकवरी की है। तो अगले हफ्ते भी ये इशारा कर रहे हैं कि अगर ये मोमेंटम मेंटेन रहा तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के आएंगे और उससे अगले हफ्ते भी हमारी जो मार्केट है वो ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। ये थी दूसरी न्यूज़। दूसरा डेटा मैंने आपको बता दिया, पहला बताया था मैंने फॉरेक्स रिज़र्व का, दूसरा बताया मैंने आपको FII DII का, और तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी न्यूज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इंडियन बैंक्स ग्रॉस NPA रेशियो एट मल्टीपल लो ऑफ 2.8
Net NPA down to 0.6 in financial year 2024। RBI फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानी कि ये बहुत ही बेहतरीन खबर है कि जो NPA हैं, NPA हमारे घट कर आए हैं। NPA आप समझते होंगे अच्छी तरह से कि जो बैंक पैसा बांटती है, बैंक पैसा बांटने के बाद में जितना पैसा हमारे पास आ जाता है और कुछ पैसा हमारे पास वापस नहीं होता है, यानी कि डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। कुछ जो लोन लेने वाले हैं वो वापस नहीं कर पाते हैं, तो जो वापस नहीं कर पाते हैं उस पैसे को हम बोलते हैं NPA। तो जो NPA होता है, NPA अगर बढ़ेगा तो बैंकों का क्या होगा, नुकसान होगा और बैंकों की स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो जो NPA है, तो NPA यहाँ पे क्या इशारा कर रहा है कि NPA घटे हैं, और NPA घटने का मतलब है कि बैंकों का नुकसान कम हो रहा है, और बैंकों का नुकसान कम हो रहा है तो बैंकों का क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो बैंक मजबूत होंगे और रिज़ल्ट शानदार आएंगे तो बैंकों के शेयरों के भाव भी ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, यानी कि मल्टी ईयर लो बनाया है हमारे NPA ने, बैंकों के ने। तो बैंक्स के जो NPA घट रहे हैं तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए शानदार न्यूज़ है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्टेड दैट इंडियन बैंक्स ग्रॉस NPA रेशियो reached a multi-year low of 2.8% with net NPA at 0.6 by March 2024। यानी कि जो उनके जो मार्च 2024 के जो नेट NPA निकल के आ रहे हैं वो 0.6 पर है, घटकर आए हैं। शानदार न्यूज़ है बैंकिंग सेक्टर के लिए। ग्लोबल इकोनॉमी फेसेस रिस्क फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड हाई पब्लिक डेट। जो पब्लिक को डेप्ट दिया जाता है, जो लोन दिया जाता है, जो कर्जा दिया जाता है, उसमें रिस्क होता है, क्योंकि जो कस्टमर्स वापस नहीं करते हैं वो क्या होता है, जो अमाउंट पैसा वापस नहीं आता है उसको NPA अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो जब NPA अकाउंट में जाएगा तो बैंकों का वो प्योरली क्या होगा, लॉस होगा। तो जब लॉस होगा तो बैंकों के प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। बट इंडियाज़ फाइनेंशियल सिस्टम रिमेंस रोबस्ट। लेकिन इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफ़ी रोबस्ट है, यानी कि काफ़ी मजबूती है उसमें, क्योंकि जो NPA है वो घट रहे हैं और लोग पैसा वापस कर रहे हैं लेकर बैंकों को। तो ये बहुत ही शानदार मजबूती है, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम हमारा जो तिजोरियाँ हैं उसमें क्या है, मजबूती है, उसमें घाटा कम हो रहा है। तो सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सस्टेन्ड क्रेडिट एक्सपेंशन, RBI ने ऐसा बोला है। तो शानदार न्यूज़ है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, द इंडियन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स ग्रॉस NPA रेशियो वाज डाउन टू ए मल्टी ईयर लो ऑफ 2.8% while net NPA रेशियो फेल टू 0.6% एट द एंड ऑफ मार्च 2024। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड इन इट्स 29th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में उन्होंने बोला है। शानदार न्यूज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि SCB हैव बीन बूस्टेड बाय राइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिक्लाइनिंग नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, पैसा वापस आ रहा है, लोग पैसा वापस कर रहे हैं, जो कर्जा लिया है वो वापस आ रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है बैंकों का, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो NPA हैं वो घट रहे हैं। तो ये सबसे शानदार न्यूज़ है। द SCB रिटर्न ऑन एसेट्स ROA, रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, ROA होता है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE होता है, आर क्लोज टू डिकेडल हाइज एट 1.3% एंड 13.8% RBI ने ये बताया है। द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो CR, आप देख सकते हैं कि CRAR क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, एंड द कॉमन इक्विटी टायर 1 रेशियो ऑफ SCB स्टूड एट 16.8% एंड 13.9% रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या है, बहुत ही शानदार न्यूज़ है हमारी बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर हमारा बूस्ट होने वाला है, बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाने वाला है, यानी कि बैंकिंग की जो शेयर हैं उनमें स्टेबिलिटी आएगी और वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे।
रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो स्ट्रेस टेस्ट फॉर क्रेडिट रिस्क रिवील दैट SCBs वुड बी एबल टू कंप्लाई विद मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट विद द सिस्टम लेवल CRR इन मार्च 2025 में जो रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या होगा, मिनिमम पैसों से ही काम चल जाएगा। जबकि इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है वो 16.1%, 14.4% एंड 13.0% का जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है उससे कम में ही काम चल जाएगा अंडर बेस लाइन मिनिमम एंड सीवियर स्टेट सिनेरियो। यानी अगर कोई भी दिक्कत आती भी है तो उसमें क्या होगा, हमारा कम से कम कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी से जुड़ी ये न्यूज़ है। द ग्लोबल इकोनॉमी इज फेसिंग हाइटन्ड रिस्क फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड जियोपॉलिटिकल टेंशन। आपको पता ही है, रूस, यूक्रेन और आपका इज़राइल और आप देख सकते हैं ईरान की जो टेंशन चल रही है, उसके बीच में क्या होता है, पब्लिक डेब्ट जो है एंड द स्लो प्रोग्रेस इन द लास्ट माइल ऑफ डिसइन्फ्लेशन। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हैज़ रिमेन्ड रेजिलेंट एंड फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल। तो यानी कि जो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो एकदम मजबूत है और मजबूती के साथ में खड़ी हुई है। तो सेंट्रल बैंक सीज इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम टू बी इन रोबस्ट एंड रेजिलेंट कंडीशन। यानी कि हमारा जो वो मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। विद इम्प्रूव्ड बैलेंस शीट्स, banks and financial institutions are supporting economic activity through sustained credit expansion। यानी कि पैसा हमारे पास वापस आ रहा है बैंकों के पास में। तो बैंकिंग सेक्टर मजबूत है और जिस देश का बैंकिंग सेक्टर मजबूत रहेगा वो देश भी मजबूत रहेगा, इन्वेस्टर्स का भरोसा बरकरार रहेगा, हमारी मार्केट में वो इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों ये 3 डेटा मैंने आपके साथ में रखे हैं। एक तो आपको बताया था फॉरेक्स रिज़र्व का, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टर्स का। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो नज़रिया बढ़ा है, जो भरोसा बढ़ा है, जिसकी वजह से आप ज़्यादातर मैंने डेटा दिखाया उसमें क्या है, बाइंग करके गए हैं। तो वो क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारा जो चीज़ें हैं वो सारी कंट्री में पॉजिटिव हैं। अच्छी तरह से हमारी जो सरकार है RBI मैनेज कर रही है, हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है, हमारे जो फॉरेक्स रिज़र्व्स हैं वो हायर साइड में हैं, यानी कि जो हमारे फॉरेक्स रिज़र्व है वो बढ़ रहे हैं। और आप GDP देखेंगे तो वो क्या है, ज़बरदस्त है, रोबस्ट है। बैंकिंग सेक्टर हमारा मजबूत है। तो जो मजबूत पिलर्स होते हैं किसी भी कंट्री की इकॉनमी के, वो सभी के सभी मजबूत है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो FII का डेटा है आपको ज़्यादातर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और अब बजट आने वाला है 22 जुलाई को, तो इसीलिए पोजीशंस लोग बनानी शुरू करेंगे। वो इसी उम्मीद में बनाएंगे कि बजट अच्छा आएगा। 2.11 लाख करोड़ का डिविडेंड RBI ने सरकार को दिया है। उस पैसे का ये देखिए दोगुना है पिछले साल के मुकाबले। तो ये सारा पैसा कहाँ यूज़ होगा, हमारे फिस्कल डेफिसिट कम होने में और हमारे बजट में। प्रोजेक्ट्स अच्छी तरह से रन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ़ंड की कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए अच्छे स्टॉक्स में जिन सेक्टर्स पे सरकार का फोकस है वो मैं आपको बताता रहता हूँ हर वीडियो में। फिर से बता देता हूँ, देखिए जो डिफेंस सेक्टर है, जो पावर सेक्टर है, इंफ्रा सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, इनमें पैसा लगाएगी सरकार, बजट में अनाउंसमेंट करेगी। तो इनके जो शेयर्स हैं, टॉप शेयर्स हैं, उनमें तेज़ी आने की पूरी संभावना है। और मैं 5 शेयर्स आपके साथ में शेयर भी करता हूं हर रोज़। उनके नाम हैं टाटा पावर, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, PIGL, RBL बैंक। ये 4-5 शेयर हैं जो मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूं। तो दोस्तों ये जो शेयर मैंने आपको बताए हैं इनको आप गो थ्रू कर सकते हैं और ये आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त और रोबस्ट रिटर्न दे सकते हैं। IRFC भी रेलवे सेक्टर का है, वो मैं आपको बताना भूल गया था। तो IRFC ये 4-5 शेयर हैं, बहुत ज़बरदस्त आपको रिटर्न देने वाले आगे आने वाले टाइम में। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।